पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद किस तरह हमें अपने जीवन को कैप्टन ऑफ द शिप की तरह चलाना चाहिए। परिस्थितियां अगर काबू से बाहर हो जाए तब हम भले ही परमात्मा और ईश्वर पर उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम उसे काबू में रख सकते हैं अपने काबू में रखना चाहिए और अडिग रहना चाहिए। आज हम इनसे समझना चाहेंगे कि इसके सीरी में उसकी शुरुआत में क्या है, इसके जेनेसिस कहाँ से होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र बड़गैया। एक बार फिर फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में आपका स्वागत है। अब मैं आपको उस काल में ले जाना चाहता हूँ जहाँ ज्योति निरंजना ने, जो कि किंग ऑफ यूनिवर्स है, उसने परमात्मा से कुछ चीज़ें मांगी। तो क्या क्या चीज़ें थी और क्या उन चीज़ों का आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें क्या इम्पैक्ट है। ज्योति निरंजन को जब अपना एक ज़मीन मिल गया सृष्टि करने के लिए, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये मांगा मुझे अब मेरा अपना घर चाहिए, उनके दूसरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। परमात्मा ने उन्हें कहा एक नहीं, मैं तुम्हें 21 घर देता हूँ। 21 घर का मतलब उन्होंने 21 ब्रह्मांड उनको दिए जी। उस ब्रह्मांड के अंदर कोई सृष्टि नहीं थे, सिर्फ प्लैनेट्स थे जी। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि इन प्लैनेट्स में, इन ब्रह्मांड में मुझे सृष्टि करने के लिए कुछ बिल्डिंग मटेरियल चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल माने जिनके सहारे मैं मेरी सृष्टि को पूरा करूंगा, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि परमात्मा को सृष्टि के लिए कोई बिल्डिंग ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप मन के सहारे कोई चीज़ को सृष्टि करते हो तब बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ता है जी। दोनों में ये अंतर है, मन में और चेतना में। जी, बहुत 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 गूढ़ अंतर है। अगर आपका मन से आप किसी माया या किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहें तब आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत है। अगर आप चेतना से कर रहे होंगे तब आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है जी। इसका अंतर और समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे बताइए कि क्या हम आगे बढ़ते हैं जी। बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि परमात्मा ने उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक के लिए क्या दिया। उनको दिए 3 गुण जी। सत्व, रजस और तमस जी। और उनको दिए 5 तत्व, आकाश, माटी, पृथ्वी, आकाश, माटी, अग्नि, जल, वायु। ठीक है, ये 5 तत्व और 3 गुण, ये हो गया बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक मिनट, इसमें आप ये बताइए कि ज्योति निरंजना जब उनके पास वायु नहीं थी तो वो सांस कैसे लेते थे। उन लोगों को सांस लेने की जरूरत नहीं है, वो ह्यूमन बॉडी नहीं है उनका। ओके, चलिए फिर बताइए, फिर आगे क्या हुआ। अब जब परमात्मा ने इन चीज़ों को दिया, उनको इन चीज़ों को एज ए सब्सटेंस नहीं दिया, उनको इन चीज़ों को एज ए एट्रीब्यूट दिया। एट्रीब्यूट मतलब उनके मन के अंदर एक अंश डाल दिया कि तुम अपने मन के ज़रिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर पाओगे। सब्सटेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं ये ग्लास को पकड़ रहा हूँ, यहाँ मैं जल के ग्लास को पकड़ रहा हूँ, ये सब्सटेंस है। एट्रीब्यूट का मतलब है मेरे ही मन के अंदर उसका एक छाप दे दिया जिसको मैं इस्तेमाल करके एक स्वप्न लोक के अंदर पूरे क्रिएशन को कर सकता हूँ। एक मिनट, इसमें एक बहुत ही गंभीर फिलॉसफी का एक प्रश्न है जो कि सदियों से चला आ रहा है। विद्वान उसमें आज भी माथापच्ची कर रहे हैं कि पहले ख्याल आया कि मैटर आया। अब आपके बातों से मुझे लग रहा है, मैं इस पर चर्चा भी आगे नहीं करूँगा क्योंकि आपकी कहानी सुनने में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन इसको सिर्फ मैं पॉइंट आउट करके छोड़ देना चाहता हूँ कि आपकी बातों से लग रहा है कि पहले ख्याल आया, एट्रीब्यूट आया, उसके बाद जल, अग्नि और ये सब जो आए उसके बाद आए। इसका मतलब मैटर केम लेटर। लेकिन क्या ज्योति निरंजना खुद मैटर थी कि एनर्जी थी? एनर्जी था, सॉरी। ज्योति निरंजन खुद तो मैंने कहा कि हमें समझना मुश्किल होगा क्योंकि वो अमृत से बना हुआ एक शरीर है। उस अमृत को परमात्मा ने अपने मर्जी से काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था, वो सिर्फ अमृत नहीं रह गया था जी। चलिए हम वापस उस पे आते हैं। हाँ। जो आप कहानी हमको बता रहे थे जी। जो 3 गुण और 5 एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स यानी तत्व जी। तो ये 8 चीज़ें इन्होंने कोई सब्सटेंस के हिसाब से नहीं दिया,
उन्होंने इसे दिया उनके मन के अंदर एक छाप या एक अंश के हिसाब से। उसके बाद ज्योति निरंजन ने कहा, नहीं, उसके बाद वो अपना क्रिएशन करने लगा अपने घरों में। क्रिएशन ऑफ व्हाट? क्रिएशन ऑफ जो भी वो बनाना चाहता था। हाँ हमें नहीं मालूम उस वक्त वो क्या बनाता था जो जब शुरुआत हुआ जी। लेकिन इन 8 चीज़ों के सहारे वो बना रहा था। लेकिन ज्योति निरंजन जब कोई चीज़ बनाता है उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर आता है सिर्फ उसका इंटेंशन, और वो 8 चीज़ें, इंटेंशन और 8 चीज़ों के सहारे वो पूरी सृष्टि की या पूरी कायनात की पूरा वो रचना कर देता है। और न सिर्फ रचना कर देता है, उसको इस तरह से करता है कि आप उन चीज़ों के ऊपर पूरे लॉज बना सकते हो, जिसको हम साइंटिफिक लॉज बोलते हैं, फिज़िक्स के लॉज या केमिस्ट्री के लॉज बोलते हैं। ये पूरे लॉज आप बना सकते हो। मतलब वो एक स्टेबिलिटी लाता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, उसके अंदर एक रिपीटेबिलिटी लाता है। रिपीटेबिलिटी लाता है, इसका मतलब इसका एक डिजाइंड लॉजिक होगा। एग्जैक्टली, तब ना लॉज बनेंगे, तभी लॉज बनेंगे। एक इनहेरेंट डिजाइन लॉजिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये बताइए कि मैं वापस आपके उसमें जाता हूँ कि अगर जो एलिमेंट्स जो थे तत्व में, तो जल तत्व दिया था कि थॉट दिया था? अग्नि तत्व दिया था कि थॉट दिया था? देखिए, तत्व जो दिया गया था वो मन के अंदर दिया गया था। तो कहने का ये मतलब है, मेरे को ये तत्व मेरे मन के अंदर नहीं है, ये मेरे मन के बाहर है। उनको बाहर कुछ नहीं दिया परमात्मा ने। तो बाहर कैसे आ गया? जल बाहर कैसे आया? इसीलिए उसका कोई भी क्रिएशन रियल नहीं है। अच्छा, स्वप्न है, वो स्वप्न है। इसीलिए तो जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बिल्कुल ठीक है जी। तो ब्रह्म कौन है? ज्योति निरंजन खुद, यानी उनका मन। उनका मन सत्य है, वहां से निकला हुआ पूरा जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि झूठा है, मिथ्या का मतलब ये है कि उसकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ इस जल का अस्तित्व है, इसके अस्तित्व के लिए मेरी होना जरूरी नहीं है। लेकिन ज्योति निरंजन के जगत के होने के लिए ज्योति निरंजन का होना ज़रूरी है। अब ये बताइए कि जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, हमारा किंग ऑफ यूनिवर्स ज्योति निरंजन है, तो जाहिर है इस पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वह उनकी स्वप्न का एक्सटेंशन होगा या स्वप्न होगा। इसका मतलब हम आप जो जगत मिथ्या वाली जो बात मैं कह रहा हूँ कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिथ्या है। ये सब मिथ्या है। अंग्रेजी में कहते हैं appearing to be real। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान, चाहे वो मानवीय संबंध हो, मिथ्या चीजों से जो जनित जो भी संबंध है वो सभी मिथ्या होंगे। जी, हर रिश्ता मिथ्या है। हर रिश्ता मिथ्या है। समाज पूरा एक पूरे स्वप्न के अंदर जी रहा है, और न सिर्फ समाज जी रहा है, हमारा पूरा जिसको हम नेचर कहते हैं, यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी तो उसी मिथ्या का एक अंश है। तो ये बताइए कि अगर सभी संबंध मिथ्या है तो पिता और पुत्र का संबंध, हालांकि ज्योति निरंजन और परमात्मा के बीच में कोई अंश का रिश्ता नहीं है, लेकिन इच्छा का रिश्ता है और उसे पुत्र मानते हैं, तो वो तो एक रिश्ता है जो कि सही रिश्ता है, वो तो रियल रिश्ता है। वो रिश्ता सही है जी। लेकिन आपका और मेरा, या आपके और आपके परिवार का, मेरा और मेरे परिवार का जो रिश्ता है, वो दरअसल उसके स्वप्न के अंदर आधारित है, उनके मर्जी के ऊपर आधारित है। उन्होंने कहा ये रिश्ता होगा, इसीलिए हम उसको एहसास करते हैं। ये बात आज के मान्यताओं के एकदम विपरीत है, क्योंकि विज्ञान कहता है, वो डीएनए टेस्ट करता है और बताता है कि फलाना आदमी का पुत्र या फलाना आदमी का पिता ये है। तो पिता और पुत्र के रिश्ते को वो डीएनए और तमाम साइंटिफिक टेक्निक से आज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उनसे अगर मैं पूछूंगा मैं कि परमात्मा और ज्योति निरंजन क्या रिश्ता है, वो कहेंगे कोई रिश्ता नहीं है। तो आपकी बात आज जो है, आप जो भी कह रहे हैं, वो विज्ञान की मान्यताओं और उनके जो भी प्रोसेसेस हैं उसके खिलाफ है फिलहाल।
मैं खिलाफ शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कभी कि विज्ञान गलत है। जी मैं हर वक्त ये कहता हूँ विज्ञान सही है। जी और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी सपने के अंदर जितने भी बाकी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें क्या है? एक है धर्म, रिलीजियन, जी एक है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, और एक है हमारा साइंस, साइंस, इन, और एक है फिलॉसफी। राइट। इन चारों चीज़ों में साइंस सबसे ज़्यादा रिलायबल है। ओके। तो हालांकि पूरा एक स्वप्न के अंदर है, तो आप फिर भी जो साइंस रियलिटी का जो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जी साइंस का जो रैशनैलिटी है, साइंस का जो लॉजिक है, वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है जी बाकी तीन के कंपैरिजन में। और इसीलिए जब साइंटिस्ट कहता है मैं डीएनए टेस्ट से प्रूव कर सकता हूँ कि ये बायोलॉजी इस बायोलॉजी के अंदर से निकला हुआ है, वो सही बोल रहा है। क्योंकि इस वक्त तो साइंटिस्ट भी एक स्वप्न देख रहा है कि कहीं कोई बायोलॉजी है, कहीं कोई डीएनए है। तो परमात्मा की दुनिया में या ज्योति निरंजन की दुनिया में ये कोई रियल डीएनए नहीं है। कहीं पे कुछ भी रियल नहीं है। एवरीथिंग इज अपियरिंग टू बी रियल। चलिए ठीक है, इस बात से इतना तो मैं समझ के लोगों तक, दर्शकों तक ये बात पहुंचाऊंगा कि अगर कोई चीज रियल नहीं है वाकई, तो किसी भी बात का क्यों बुरा मानना। अच्छा ये बताइए, पेन रियल है कि नहीं है? पेन रियल नहीं है, लेकिन पेन का एहसास रियल है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे मैंने बोल दिया। जी ठीक है, पेन का कहीं पे कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पेन के एहसास का मेरे माइंड और बॉडी के अंदर अस्तित्व है, या मेरे 5 इंद्रियों के अंदर अस्तित्व है। ये पेन मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये पेन मेरा पेन आपको एहसास नहीं करा सकता। जी जी बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसका अपना एक एक्सपीरियंस है। इसका मतलब कि कोई चीज जिसका अस्तित्व, अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व ना हो, वो रियल नहीं है। वो रियल नहीं है। जैसे कि हमारा साया, जी। वो रियल नहीं है क्योंकि वो हमारे ऊपर टिका है। जी, बट आप तो खुद ही अनरियल है, तो अनरियल का अनरियल हो गया। एग्जैक्टली और मैं टिका हूं किसी के स्वप्न के ऊपर। चलिए अभी वक्त तो आया है एपिसोड खत्म करने का। अगर हम प्रदीप जी की बात माने तो ये पूरी मिथ्या जगत जो है, और उसमें ये एपिसोड भी जिसका एक अभिन्न अंग है, वह भी अनरियल हो जाता है। बहरहाल इसे रियल समझें या अनरियल समझें, इसकी बात को गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा। अगले एपिसोड में हम इसमें और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।